नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आपके लिए आज लाया हूँ रासायनिक गणना का भाग 7, जो कि अंतिम भाग भी है। ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों के उपयोग से भार संबंधी गणना किस तरह से की जाती है। तो आज के इस क्लास को करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हम लोगों ने वो जो भाग 1 में तथा भाग 2 में जितने भी समीकरण किए थे, उन समीकरणों का अच्छे से ज्ञान होना और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है हमारे आज के इस क्लास को करने के लिए। तो भाग 1 में जितने भी समीकरण थे, कुल मिला के 13 समीकरण थे, जो हमने भाग 1 मतलब रासायनिक गणना के भाग 1 में किए थे। ठीक उसी तरह से बाकी के जितने भी समीकरण थे, जो हम लोगों ने रासायनिक गणना भाग 2 में किए थे, इन सभी का अध्ययन आप ज़रूर कर लें इस क्लास को करने से पहले, और इनकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि इन सभी समीकरणों का संतुलन करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तभी आज के क्लास में सिखाए गए जितने भी सवाल, जो कि हम लोग आज उनका समाधान करेंगे, ये सभी सवाल अगर एग्जाम में आए तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है, 9.6 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो आप बात को समझिए कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 9.6 ग्राम ऑक्सीजन आपको तैयार करना है, और इसको तैयार करने के लिए आपको चाहिए पोटेशियम क्लोरेट। आप याद कीजिएगा कि मैंने आपको रासायनिक गणना के भाग 1 तथा भाग 2 को पढ़ाते समय जितने भी समीकरण सिखाए थे, उनमें पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके ऑक्सीजन तैयार किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी समीकरण का प्रयोग करके हमें यहाँ पर इस सवाल को बनाना है। और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपसे सिर्फ कह दिया गया है कि ऑक्सीजन तैयार किया जा रहा है पोटेशियम क्लोरेट की मदद से। आपको समीकरण दिया नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि इस सवाल को बनाने से पहले आपको समीकरण लिखना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा, फिर आप इस सवाल को बना पाइएगा। तो शर्त यह है हर सवाल के बनाने के लिए कि आपको समीकरण आना चाहिए और उसका संतुलन भी सही सही करते हुए आना चाहिए, तभी जाके आप इन सवालों को बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएं। तो देखिए ध्यान से कि पोटेशियम क्लोरेट, आपको पोटेशियम क्लोरेट तो सबसे पहले पता होना चाहिए दिखता कैसा है। देखिए पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। ठीक है। और इसको जब गर्म किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बनता है। ये समीकरण मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझा चुका हूं कि पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो बना है ये है। ठीक है। तो अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। और हमने समीकरण संतुलन की 2 विधि सीखी थी, जिसमें से एक विधि में हम लोग द्विपरमाणविक अणुओं को जोड़ संख्या में लेके जाते थे, और दूसरी विधि में हम लोग यौगिकों को उनके आयन में तोड़कर फिर समीकरण का संतुलन करते थे। तो यहाँ पे हमें द्विपरमाणविक अणुओं को पहचान कर उनको जोड़ संख्या में लेके जाना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस तरफ मतलब क्रियाकारक जो है, इस क्रियाकारक में अगर आपको क्रियाकारक, क्रियाफल, ये सब बातें समझने में परेशानी हो रही है तो आप इस क्लास को करने से पहले ज़रूर रासायनिक गणना भाग 1 और भाग 2 अच्छे से करके फिर इस क्लास में आए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्रियाकारक है, इस क्रियाकारक में पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ये जो यौगिक है ये 3 अलग अलग परमाणुओं से बना हुआ है, और इन 3 परमाणुओं में से क्लोरीन क्लोरीन
और ऑक्सीजन ये दोनों ही द्विपरमाणविक अणु हैं। तो इसका मतलब क्लोरीन, देखिए यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक ही क्लोरीन है, पोटेशियम क्लोरेट में एक ही क्लोरीन है, और ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, मतलब एक क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन, मतलब क्लोरीन भी बेजोड़ संख्या में है और ऑक्सीजन भी बेजोड़ संख्या में है। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें बेजोड़ संख्या में कोई भी द्विपरमाणविक अणु दिखे तो उनको हमें जोड़ संख्या में लाना है इस प्रकार से। तो अगर हमें एक पोटेशियम क्लोरेट में एक क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो मैं अगर 2 पोटेशियम क्लोरेट लूं तो उसमें 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन हो जाने चाहिए। 2 क्लोरीन 2 जोड़ संख्या है, और 6 जो कि ऑक्सीजन की संख्या हो गई है 6, वो भी जोड़ संख्या है। तो अब यहाँ पे इस तरफ आते हैं, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 बैठाया था, पोटेशियम भी 2 हो गया था, क्लोरीन भी 2 हो गया था। तो यहाँ पे पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, तो इसको मुझे दुगना कर देना है। तो पोटेशियम भी 2 हो गया, इस तरफ जैसे 2 है इस तरफ 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया जैसे कि इस तरफ था इस तरफ। बचा क्या है, बचा है ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे है 2, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है। तो इसका मतलब ये जो 2 ऑक्सीजन है इसको 6 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 बैठा दूं तो ये 6 ऑक्सीजन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इस सवाल को शुरू करने से पहले आपको ये तैयार करना है, ये समीकरण तैयार करना है, ठीक है। और मैं आपको समझाते हुए इस समीकरण को बना रहा हूं, तो इसलिए आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर समीकरण पता है तो आप फटाफट उसको लिखेंगे और बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए आगे कैसे करते हैं। अब आगे इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन कितना तैयार होगा, ऑक्सीजन 9.6 ग्राम तैयार होगा, और उस 9.6 ग्राम ऑक्सीजन को तैयार करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, दो चीजों पर, ऑक्सीजन पर और पोटेशियम क्लोरेट पर। सवाल से ही आपको समझ में आ रहा है कि इन दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब आइए, आप समीकरण में भी जैसे सवाल पे दो चीज आए हैं, समीकरण में भी इन्हीं दो चीजों पर ही ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोरेट के ही बारे में आपको सोचना है, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या सोचना है आपको, यहां पर इनका भार निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए आपकी मदद के लिए क्वेश्चन में ही दे दिया गया है इनका परमाणु भार। पोटेशियम का परमाणु भार है 39, क्लोरीन का परमाणु भार है 35.5, और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। तो इधर आइए, पोटेशियम क्लोरेट कितने हैं, 2 है, तो आप 2 पोटेशियम क्लोरेट का हिसाब निकाल रहे हैं। और पोटेशियम का भार कितना है 39, क्लोरीन का भार कितना है 35.5, और ऑक्सीजन का भार कितना है, ध्यान दीजिए मैंने यहां पे ब्रैकेट दिया है, 16 ऑक्सीजन है, और कुल मिला के 3 बार ऑक्सीजन है, तो 3 गुना 16। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 3 गुना 16 जो है इसको ब्रैकेट में क्यों किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए मैं दिखा रहा हूं, ये अकेला क्लोरीन के लिए है और ये अकेला पोटेशियम के लिए है। आपको इसी तरह से अपनी सोच को रखनी होगी, ये ब्रैकेट लिखने से आपको बनाने में सुविधा होगी, इसका भार निकालने में सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें ब्रैकेट का काम पहले करना है, तो हमने बचपन से जो सीखा है हम लोग उसको बड़े होकर कभी नहीं भूल सकते कि हमें ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ता है। तो देखिए 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये आ गया यहां तक। अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ के उसके साथ फिर 2 का गुना करेंगे। क्यों 2 का गुना लास्ट में क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले करनी पड़ती है, और उसमें भी ये फर्स्ट ब्रैकेट था तो इसका काम पहले हुआ था, ठीक है, और ये तो थर्ड ब्रैकेट है, तो अभी इसका फर्स्ट ब्रैकेट के बाद थर्ड ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 39
और उसके साथ आएगा, पहले 48 जोड़ लीजिए तो कितना आता है, ये आ गया 7, ये 5 87, और फिर उसके साथ जोड़ लीजिए 35.5 तो आया 5, और ये 4 122.5। ठीक है, ये 122.5 आ गया। तो इसका मतलब 2 गुना 122.5, तो ये कितना आना चाहिए, ये आएगा आपका 245। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट का इस समीकरण के हिसाब से भार आया है 245। आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इधर आइए, इस समीकरण में ऑक्सीजन का भार कितना है, इस समीकरण में ऑक्सीजन का भार निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है, और अंदर ऑक्सीजन 2 बार है, तो ये आपका ऑक्सीजन आ गया। इसका अब निकालेंगे तो ये 3 गुना, ये कितना होता है, 16 दूनी 32 यानी 32। अब इसको आप करेंगे तो आपको मिलेगा ये 96। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है। तो अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ, ये समीकरण हमको क्या बता रहा है, ये समीकरण हमको बता रहा है कि 96 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए हमें 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट चाहिए। बात समझ में आ रही है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि 9.6 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट चाहिए, और ये समीकरण से आपको पता लगा कि 96 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट आपको चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 96 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोटेशियम क्लोरेट कितना है, 245 ग्राम। ठीक है, हाँ, तो अब यहां पर 96 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। यहां पे थोड़ा सा इन दोनों हिस्सों को अलग कर दिया जाए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए आगे, अब आगे यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, हमें तो ये चाहिए ना 9.6 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए कितना चाहिए, तो हम पहले लिख लेते हैं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए, ऑक्सीजन पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें, प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोटेशियम क्लोरेट कितना होगा। देखिए 96 ग्राम के लिए जरूरत थी 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की, तो 1 ग्राम बनाना है तो 245 से तो कम ही लगेगा, तो कम लगेगा मतलब 245 बटा 96 हो जाना चाहिए। इतना ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की जरूरत है अगर आपको 1 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करना है। लेकिन आपको 1 ग्राम तो प्राप्त नहीं करना है, आपको कितना ग्राम प्राप्त करना है, आपको 96 ग्राम प्राप्त करना है। तो आप बताइए, अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इतना ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लगता है, तो 2 ग्राम प्राप्त करने के लिए इसका दुगना लगना चाहिए, 3 ग्राम प्राप्त करने के लिए इसका 3 गुना लगना चाहिए, तो 9.6 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करना है तो इसका 9.6 गुना लगना चाहिए, है ना। यही तो हम लोग पिछले क्लासों में भी करते आ रहे हैं, बहुत साधारण सा हिसाब है। ठीक है, तो 245 बटा 96, आप इस 9.6 को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ गया, तो देखिए 96 96 कट गया, और ये 10 के लिए हम अगर करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या में एक संख्या पहले यहाँ पे बिंदु बैठा देंगे, तो 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता पड़ेगी हमें
9.6 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा कि सवाल आसान है बहुत, शर्त क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये संतुलन करना आना चाहिए। अगर ये आपका शुरू में ही नहीं हुआ तो बाकी का पूरा काम जो कि आसान काम है वो तो कभी होने से रहा। तो इसका मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है कि समीकरण संतुलन कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो भी सवाल में समीकरण दिया जाए वो आप आसानी से कर पाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि सवाल को कैसे किया जा रहा है। देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को मैंने कहा कि इसको गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड तैयार होगा और ऑक्सीजन तैयार होगा। अब द्विपरमाणविक अणुओं को जोड़ संख्या में लेके जाना है। आपको दिख रहा है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों द्विपरमाणविक अणु होते हुए भी यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, 3 ऑक्सीजन है, इसको जोड़ संख्या में लेके जाना है तो आप यहाँ पे 2 बैठा देंगे। जैसे ही आपने 2 बैठाया, यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इधर आइए, यहाँ पे क्रियाफल है और क्रियाफल में पोटेशियम क्लोराइड में एक ही पोटेशियम है, एक ही क्लोरीन है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम की जरूरत है और वो हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन जो क्रियाफल में 2 ही है, इसको कितने बनाने हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है कि 6 बनाने हैं, तो इसको हमने 6 कर दिया। अब हमें नजर डालना है क्वेश्चन में कि हमें कौन से चीजों पर ध्यान देना है। हमें पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन पर ध्यान देना है। हमें पता लगाना है कि अगर 9.6 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करना है तो कितना ग्राम पोटेशियम क्लोरेट हमें चाहिए। तो इसका मतलब हमें पोटेशियम क्लोरेट का भार निकालना है जो कि समीकरण में बैठा हुआ है, और ऑक्सीजन का भार निकालना है इस समीकरण के आधार पे। तो वही हमने किया। देखिए, ये 2 अंदर पोटेशियम के लिए हमने बैठाया 39, क्लोरीन के लिए हमने बैठाया 35.5 और ऑक्सीजन के लिए 3 गुना 16, और इसको अगर हम लोग समाधान करें तो 245 आता है। ठीक उसी तरह से इधर भी हमने 3 गुना ब्रैकेट के अंदर 16 गुना 2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु 3 है, तो यहाँ पर कितना आया, 96। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आपने पूछा है, सवाल ने पूछा है कि अगर 9.6 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करना है तो पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता कितनी होगी। हमें समीकरण बता रहा है कि अगर 96 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करना होता, बिल्कुल सवाल जैसे पूछा जाता है समीकरण से हम लोग उसी तरह की बातें निकालते हैं। 96 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए हमें 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट चाहिए। तो चूंकि 96 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोटेशियम क्लोरेट 245 ग्राम है, तो हमें 9.6 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 245 बटा 96 गुना 9.6 करना है। यहाँ पे 245 बटा 96 क्यों, क्योंकि 1 ग्राम के लिए 245 बटा 96 आ गया और 9.6 ग्राम के लिए 9.6 गुना हो गया, जो कि मैंने आपको समझाते वक्त बता दिया था, इसलिए यहाँ पे अलग से नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको एग्जाम में भी वो लाइन अलग से नहीं करने की जरूरत है अगर आपको डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचने में परेशानी नहीं हो रही है तो। और लेकिन जिनको ये निकालने में परेशानी होती है कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा फिर कितना गुना होगा, उनके लिए सोचते कैसे हैं ये दिखाने के लिए मैं हर बार आपको 1 ग्राम का हिसाब निकाल के फिर उसको जो दिया गया ग्राम है उस हिसाब से निकाल के बताता हूं। तो सोच आपकी हर बार उसी तरह की होनी चाहिए, तब जाके आपसे गलतियों की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इतना हो गया, तो हमने निकाल दिया कितना, हमें 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की जरूरत होगी 9.6 ग्राम ऑक्सीजन तैयार करने के लिए। ये हमारा हो गया पहला सवाल। आइए अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए कितने ग्राम कॉपर की प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करानी पड़ेगी। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़िए आप। पूछा यह जा रहा है
कि अगर हमें 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड तैयार करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड दिखता कैसा है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी एक सल्फर होगा और डाइऑक्साइड, डाई यानी दो, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के आयन। तो डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड यानी ये, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें तैयार करना है 32 ग्राम। और इसको तैयार करने के लिए आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितने ग्राम कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तांबा कैसा दिखता है, तांबे का चिन्ह है Cu। इसकी प्रतिक्रिया आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करानी पड़ेगी। सांद्र यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत गाढ़ा है वो, और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा दिखता है, H2SO4 ऐसा दिखता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तांबा और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया हो कराकर हमें जो सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो सवाल ये है कि कितना ग्राम तांबा आपको लेना पड़ेगा जिससे कि आपको 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और फिर उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए कितने ग्राम कॉपर की प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करानी पड़ेगी। तो सवाल में पूछा गया है कॉपर कितना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड अगर 32 ग्राम चाहिए तो, और प्रतिक्रिया है कॉपर के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस प्रतिक्रिया में आपको कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करानी है और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। और ये प्रतिक्रिया भी हम लोगों ने पहले भाग 1 और भाग 2 में रासायनिक गणना के हम लोग कर चुके हैं। आप ध्यान से देखिए कि ये प्रतिक्रिया कैसे हो रही है। तो कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया होगी और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ये एक धातु है और ये एक अम्ल है। मैंने आपको समझाया था जब रासायनिक गणना का भाग 1 भाग 2 हम कर रहे थे कि जब भी धातु और अम्ल मिलेंगे तो एक लवण तैयार होता है और वो लवण यहाँ पे क्या है, वो है कॉपर सल्फेट का लवण। ठीक है, कॉपर सल्फेट का लवण। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, वो तो दिख ही रहा है, और बचा हुआ जो भी है वो होगा जल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लवण कैसा दिखेगा, देखिए ये जो सल्फेट है ये सल्फेट कॉपर के साथ मिलके जो हमारा लवण है वो बनाएगा। लवण क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें ना तो H प्लस के आयन होंगे और ना ही OH माइनस के आयन होंगे। ठीक है, ऐसे यौगिक जिसमें H प्लस और OH माइनस के आयन नहीं होते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। तो कॉपर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक एसिड है, तो धातु और एसिड को मिलाएंगे तो हमेशा जो धातु दिया है वो एसिड के साथ जो लगा हुआ आयन है उसके साथ जुड़ के एक लवण बना देगा और एसिड का जो H प्लस है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई H प्लस तो है ही नहीं, OH माइनस भी नहीं है, तो ये लवण हो गया। और हमें और क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए ध्यान से, सल्फर और ऑक्सीजन जितना भी था निकल गया, बचा हुआ है H2। यहाँ पे H2 नहीं रहता है, यहाँ पे पानी निकलता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि तांबा और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया में कॉपर सल्फेट, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको जितने भी 21 समीकरण मैंने आपको दिखाए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये याद नहीं रखना पड़ता है, ये अपने आप ही आपको पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि अगर सल्फर सल्फेट यहाँ से अलग होकर कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड में चला गया है तो बाकी का बचा हुआ या तो हाइड्रोजन होगा या तो फिर वो ये होगा, जल होगा। और यहाँ पे वो जल होता है, क्यों, क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में वो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रहता है, वो जल में रूपांतरित हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अतिरिक्त ऑक्सीजन भी रहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमें इसको संतुलित करना है, और संतुलित करने का तरीका, हमारा पहला तरीका क्या है, हम लोग देखेंगे कि जो भी द्विपरमाणविक अणु है वो कहाँ पे बेजोड़ संख्या में है, जहां पे भी बेजोड़ संख्या में है वहां पे उनको जोड़ संख्या में करना है। तो देखिए तांबा यहाँ पे कुछ करने लायक नहीं है, ये तो एक धातु का परमाणु है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है। तो सल्फर 1 आपका द्विपरमाणविक अणु है, लेकिन आप उसको अभी ध्यान में मत लाइए क्योंकि आपको आसान वाले द्विपरमाणविक अणुओं पे ध्यान देना है। आइए इधर आइए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में भी ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे देखिए पानी में H2O, H2O में एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में भी देखिए क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन दिख रहा है हमें बेजोड़ संख्या में। तो इसको हम लोग जोड़ संख्या में लाए, इसको हम लोगों ने जोड़ संख्या में ला लिया। अब जैसे ही हमने इसको जोड़ संख्या में ला लिया तो यहाँ पे कुल मिला के हाइड्रोजन कितने हो गए। यहाँ पे पहले जब दो नहीं बैठाया था मैंने, पहले जब दो नहीं बैठाया था तो 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था। अभी मैंने 2 बैठा दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी दुगना हो गया है पहले से, और हाइड्रोजन भी दुगना हो गया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए हैं और हाइड्रोजन 4 हो गए हैं। तो आइए इस तरफ आइए, यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी तो 4 होने चाहिए। तो उसको 4 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 बैठाना पड़ा। अब फिर से गिनना शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोनों तरफ की चीजें सही सही है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तांबा यानी कॉपर वो तो अकेला है, उसके बाद उसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो एक धातु का परमाणु है। और इधर आइए, दो H2SO4, दो H2SO4 मतलब कुल मिला के 4 हाइड्रोजन, इधर के 4 हाइड्रोजन के साथ हमने उसको पहले ही संतुलित करके रखा है, तो इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सल्फर कितने हैं, जब H2SO4 को दुगना नहीं किया था तो एक ही सल्फर था, अभी हम लोग दुगना कर चुके हैं तो सल्फर 2 हो गए हैं। इधर गिनिए, ये एक सल्फर दिख रहा है आपको, कॉपर सल्फेट में एक सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर, तो इधर 2 सल्फर है तो इधर भी 2 सल्फर हो गया। अब ऑक्सीजन गिनिए, जब हमने H2SO4 को दुगना नहीं किया था तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, जैसे ही यहाँ पे दुगना कर दिया तो कुल मिला के यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गए, 4 दूनी 8। इधर आइए और ऑक्सीजन को गिनिए और देखिए वो 8 हैं या नहीं है। 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो 4 + 2 6 हो गए, और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो 6 + 2 8। तो इसका मतलब जो हमारा समीकरण हमें जो जिसकी जरूरत है वो है ये समीकरण। इस समीकरण पे अब हमारा सवाल आगे बढ़ेगा। अब वापस ध्यान दीजिए कि हमें कौन सी चीजों पर, समीकरण में से कौन सी चीजों पर ध्यान देना है जिनका हमें भार निकालना है। हर चीज का भार निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भार निकालना है, और उसके साथ साथ किसका भार निकालना है, कॉपर का भार निकालना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूछा जा रहा है कि 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना ग्राम कॉपर की जरूरत, कितने ग्राम कॉपर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों के ही संबंध में पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले तो तांबा यानी कॉपर का भार लिखेंगे। एक अकेला बैठा हुआ है तो एक अकेले के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 63.5। ठीक है, 63.5। अब उसके बाद किसके भार की जरूरत है, सल्फर डाइऑक्साइड के। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर कितना लिखा हुआ है, 32 प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 16। ठीक है, तो ये इसका हमें कुल मिला के हिसाब लगाना है। तो देखिए कितना आता है, ये तो 32 हो गया, 2 × 16 भी 32 होता है, इसका मतलब सल्फर है 64। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे, सवाल देखिए, सवाल पूछा गया कि 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड अगर चाहिए कितना ग्राम कॉपर की जरूरत है आपको। ठीक है, तो इधर हमें समीकरण से क्या मिला, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड
प्राप्त करना है के लिए आवश्यक तांबा कितना है 63.5 ग्राम, है ना। आपको समीकरण तो वही दे रहा है कि 64 ग्राम अगर सल्फर डाइऑक्साइड हमें उत्पन्न करना है तो 63.5 ग्राम तांबे की जरूरत पड़ेगी। और उस हिसाब से अगर मुझे 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना ग्राम कॉपर चाहिए उसके लिए? 64 ग्राम के लिए 63.5 63.5 ग्राम कॉपर, तो 1 ग्राम के लिए 63.5 ग्राम से तो कम ही चाहिए। कितना ग्राम? सवाल है 32 ग्राम के लिए, तो 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कॉपर कितनी ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी? अगर ये 1 ग्राम के लिए इतना ग्राम कॉपर चाहिए तो 2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इसका दुगना चाहिए, 3 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इसके 3 गुना चाहिए, 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इसका 32 गुना चाहिए। एक ही कारण है, मैं आपसे ये हर बार बोलता हूं, यही चीज 1 गुना 2 गुना हर बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सोचने का तरीका बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे कभी भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए ये 32 ये 64 को 2 बार में काट देता है और 63.5 को आप 2 से बांटेंगे तो आपको मिलेगा 31.75 ग्राम, ठीक है, इतना आपको मिलेगा। तो यहां पर आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपको यह आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो सवाल है, फिर से हमने देखा कि ये भाग बहुत जरूरी था। ये भाग सबसे कठिन भी है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है। बाकी का यहाँ पे तो एकदम हम लोग जैसे साधारण मैथ में करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि सवाल कैसे बन रहा है। देखिए तांबे के साथ प्रतिक्रिया हो रही है H2SO4 की और हमें मिलेगा एक कॉपर सल्फेट का अणु, उसके बाद जल मिलेगा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि द्विपरमाणविक अणु होते हुए भी बेजोड़ संख्या में कौन है। हम लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन बेजोड़ संख्या में है, इसलिए हम यहाँ पे 2 बैठा देंगे। और जैसे ही हमने 2 बैठाया है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया है, लेकिन साथ ही हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं। हाइड्रोजन 4 हो गए हैं तो इधर भी 4 हाइड्रोजन चाहिए और उसके लिए हमने यहाँ पे 2 बैठा दिया। जैसे ही यहाँ पे 2 बैठाया है तो अब हमें संतुलित हुआ है कि नहीं वो देखना है। संतुलित हुआ है कि नहीं देखने के लिए हम देखेंगे कि कॉपर तो इधर भी एक है, इधर भी एक है। उसके बाद आइए इस तरफ 4 हाइड्रोजन हम लोग पहले ही मिला चुके हैं। सल्फर इधर 2 है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में एक सल्फर बैठा हुआ दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर बैठा हुआ दिख रहा है, तो दोनों तरफ सल्फर की संख्या भी बराबर हो गई। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन पहले थे, लेकिन 2 बैठाने के बाद ये कुल मिला के 8 ऑक्सीजन हो गए हैं। इधर कॉपर सल्फेट में 4 ऑक्सीजन प्लस पानी में 2 ऑक्सीजन, तो 4 + 2 6, और सल्फर डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीजन, 6 + 2 8 ऑक्सीजन हो गए हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करना है, उसके लिए कितने ग्राम कॉपर की जरूरत है। मतलब कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड पे ध्यान देना है। तो कॉपर का भार कितना है दिख रहा है, एक कॉपर के लिए भार है 63.5। सल्फर डाइऑक्साइड का भार कितना है निकालने के लिए हमें 32 + 2 गुना 16 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो 32 + 2 गुना 16 करके हमें मिला 64। तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए आवश्यक कॉपर है 63.5 ग्राम, तो हमें चाहिए 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके लिए आवश्यक कॉपर होगा 63.5 बटा 64 गुना 32, और उसको अगर हम करें तो 31.75 ग्राम कॉपर हमें मिलेगा।
तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी पूरा हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो हमें जो प्रतिक्रिया करानी है वो किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया होगी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तनु यानी पतला, गाढ़ा नहीं। सांद्र यानी गाढ़ा होता है, जो कि हमने पिछले समीकरण को बनाते समय देखा था। तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया किसके साथ हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमें पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl है। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया होगी और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस समीकरण को संतुलित करके हमें शुरू करना पड़ेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यह समीकरण संतुलित करने के लिए हमें दूसरी विधि ज्यादा मदद करती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आप याद कीजिए कि ये दूसरे ग्रुप में है। दूसरे ग्रुप में मतलब इसके ऊपर 2 प्लस आएगा। अगर आपको दूसरे ग्रुप में है और क्यों 2 प्लस आएगा ये समझने में परेशानी हो रही है, तो आप रासायनिक गणना भाग 1 में जाइए और फिर से वहां पे थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे 2 प्लस है कार्बोनेट। कार्बोनेट अगर आपको चार्ट से याद है तो बहुत अच्छी बात है, CO3 उसके ऊपर 2 माइनस होता है। अगर आपको चार्ट से याद नहीं भी है और अगर आपको पता है कि कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस आएगा तो क्या कार्बोनेट के ऊपर तो 2 माइनस को आना ही पड़ेगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे। इधर आइए, HCl, हमें पता है H के ऊपर एक ही प्लस आता है। आवर्त सारणी ने हमारी मदद की है ये समझने में। और H प्लस के साथ साथ Cl माइनस, यहाँ पे ये क्लोराइड का आयन। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि ये जो इस प्रतिक्रिया में ये जो प्लस है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा। और जोड़ने से पहले हमें देखना है कि जोड़ पाना संभव है या नहीं है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, कैल्शियम के पास तो 2 प्लस है लेकिन क्लोराइड के पास तो एक ही माइनस है। तो इसका मतलब 2 प्लस को पूरी तरह से काटने के लिए 2 माइनस की जरूरत पड़ेगी। और अगर मुझे 2 माइनस चाहिए तो जाहिर सी बात है क्लोराइड के पास एक ही माइनस है, तो हमें 2 क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी ताकि हमें कुल मिलाकर 2 माइनस मिल जाए। और अगर 2 क्लोराइड हमें चाहिए तो 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए, तभी तो जाके 2 क्लोराइड मिलेगा। 2 क्लोराइड अगर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे है तो इसका मतलब ये भी तो दुगना हो गया है ना। 2 हाइड्रोजन के आयन और 2 क्लोराइड के आयन बन गए, है ना। कैसे हुआ आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे मुझे 2 प्लस दिख रहे थे, यहाँ पे एक ही माइनस। उस एक माइनस को हमें बढ़ाना था, 2 बार लेना है माइनस। 2 बार एक ही तरह से लिया जा सकता है कि हमें 2 क्लोराइड चाहिए। यहाँ पे 2 क्लोराइड तभी होंगे जब ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही दुगना होगा, और ये दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्लस के साथ इस माइनस को, देखिए प्लस से माइनस की तरफ हम गए हैं और हमें कैल्शियम के साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी जो लवण मिलेगा वो है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा तो H प्लस के साथ कार्बोनेट, और एक चीज बनेगी जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये कार्बोनिक अम्ल अस्थायी रूप में बनता है,
ये कार्बोनिक अम्ल ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता, ये कार्बोनिक अम्ल टूट जाता है पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसीलिए यहाँ पर H2O प्लस CO2 हमें मिलेगा, जो कि हमारा समीकरण है। आप ध्यान दीजिए और याद कीजिए कि इस तरह से समीकरण अगर हम बनाएं तो ये अपने आप ही संतुलित हो जाता है यहाँ पे, और कहीं पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार गिन के देख लीजिए। देखिए ये कैल्शियम एक यहाँ पे एक कैल्शियम, कार्बन यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन एक है। इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए सी के साथ, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, सी कैपिटल एल स्मॉल, ये एक परमाणु है और ये सी अकेला है। और गलती मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कार्बन एक यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे तीन, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन हो गए। इधर आइए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन इधर भी है, दो क्लोरीन है, कुल मिलाकर दो क्लोरीन है। तो आपको ये पूरा का पूरा समीकरण मिल गया। अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूं ताकि मुझे जगह मिल जाए बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारा जो जब सब कुछ है आपको तो पेपर में बस इतना ही दिखाना है, बाकी का नीचे का वो एरो डाल के किसका किसके साथ क्या मिला वो तो आपके लिए, वो आप रफ में कीजिएगा, यहाँ पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ये श्योर शॉट पता चल जाएगा कि ये समीकरण संतुलित कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए जिससे कि हम लोग 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सके। मतलब हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है, कैल्शियम कार्बोनेट पे ध्यान देना है और कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान देना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार निकालना है तो कैल्शियम के लिए कितना दिया गया है 40, कार्बन के लिए कितना दिया गया है 12, ऑक्सीजन के लिए कितना दिया गया है 16, लेकिन है कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये अब हम लोग करेंगे तो 40 प्लस 12 ये कितना होता है 48, और आप इसको जोड़िए तो आपको मिलेगा 100, ठीक है। इधर आइए, इधर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड सी, यानी एक सी है तो 12 और दो ऑक्सीजन है तो 2 गुना 16। आप निकालिए 12 प्लस 32 आपको मिलेगा 44, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। समीकरण आपको क्या दे रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो आप उसको पहले लिखिए, जैसे सवाल है वैसे ही आप लिखेंगे। 44 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट कितना 100 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना है तो 100 ग्राम से तो कम ही चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 ग्राम से कम मतलब कितना, 100 बटा 44 ग्राम। तो अगर 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना होता तो इसका दुगना कैल्शियम कार्बोनेट लगता। 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना होता तो इसका 3 गुना कैल्शियम कार्बोनेट उसकी आवश्यकता होती। हमें चाहिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इसको प्राप्त करना है तो ये जो मिला हमें इसका 22 गुना करना पड़ेगा। बहुत आसान है, ये 22 44 को 2 बार में काटता है तो 100 को 50 बार में, तो हमें 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए।
तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी प्रतिक्रिया होगी HCl के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रतिक्रिया को आपको जैसे तोड़ के समझाया वैसे करके नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, कैल्शियम इस तरह से, कार्बोनेट इस तरह से, ये H प्लस, ये Cl माइनस, लेकिन 2 प्लस के साथ 1 माइनस तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा तो ज़रूर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो ज़रूर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे 2 बैठाना पड़ेगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम फ्लोराइड मिलेगा। और क्या मिलेगा, H2CO3 मिलता, लेकिन वो तो अस्थाई है, वो तो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। H2CO3 टूट के H2O और CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण हो गया, और समीकरण के बाद अब हमें हमारे भारों को निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान देना है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखिए 100 निकल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखिए 44 निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम होता है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट 100/44 गुना 22 यानी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, चूने के जल, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, चूने के जल में से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए जाने पर 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये सवाल करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो चूने का जल बोला गया है ये क्या है। चूने का जल जानने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और जब चूने में जल नहीं मिला रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अनबुझा चूना। इसको हम लोग कहेंगे अनबुझा चूना। मान लीजिए कि इसमें आग लगी हुई है तो ये बुझा हुआ नहीं है, और जैसे ही हम इस चूने को बुझा देंगे, इसमें बुझाएंगे कैसे, पानी डाल के, जैसे ही इसको बुझा देंगे तो जो चूना मिलेगा उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये हो गया हमारा बुझा चूना। और चूने के जल में मतलब वो बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना मतलब किसकी बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। बहुत ज़रूरी है आप ये दो चीज़ें नोट में लिखे रखिए, ठीक है। आपने जो भी नोट बनाया है इस क्लास को देखते हुए, उस नोट में आप साइड में लिख के रखिए कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझे चूने को कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, या तो फिर चूने में अगर जल मिला दिया जाए तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। अब बोला जा रहा है कि चूने के जल में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जा रहा है और 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होगा। मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस प्लस यानी उसकी प्रतिक्रिया होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। इसके जल में से कार्बन डाइऑक्साइड भेजा जा रहा है, भेजे जाने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि ये समीकरण संतुलित कैसे होगा। याद कीजिए, ये समीकरण संतुलित करने के लिए फिर से वही कैल्शियम जो कि दूसरे ग्रुप में है वो इस तरह से 2 प्लस, मतलब उसके आयन में Ca2+ ऐसे लिखा जाता है, और हाइड्रोक्साइड उसमें एक ही माइनस होता है, लेकिन Ca2+ के साथ क्यों लगा वो, क्योंकि
हाइड्रोक्साइड के 2 आयन थे, तभी जाके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना संभव हुआ था। ठीक है, तो ये आयन में इसको तोड़ा जाए तो इस तरह से हमें मिलेगा। अब ये वाला थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शन है, थोड़ा सा अलग सा है। इसको मैंने आपको सिखाया था कि ये जो हाइड्रोक्साइड 2 निकले, इसमें से एक ऑक्सीजन यहां पर जाएगा, एक ऑक्सीजन का आयन, ऑक्सीजन नहीं, यानी एक ऑक्साइड का आयन यहां पे जाएगा और हमारे लिए तैयार करेगा CO3 2 नेगेटिव, है ना। तो देखिए यहां से एक ऑक्साइड का आयन निकल के इसके साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन कुल मिला के 3 हो गए और इसने 2 माइनस अपने साथ लाए थे, वो यहां पे बैठ गया। अब देखिए ये जो 2 प्लस है Ca2 प्लस, ये CO3 2 माइनस यानी कार्बोनेट के साथ ये प्रतिक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमें दिख रहा है। और यहां पे देखिए 2 हाइड्रोक्साइड में से एक ऑक्साइड निकल के चला गया, बचे कितने रहे? बचे रहे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहां पे बचे रहे, और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी ये बात। ये समीकरण मैंने आपको रासायनिक गणना के भाग 2 में भी सिखाया था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसको आप कीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर यह समीकरण संतुलित हो गया। अब ये समीकरण संतुलित हो गया तो आगे हम लोग बना सकते हैं। रफ का काम निकाल देते हैं यहां से। तो अब ध्यान देना है कि 2 चीजों पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जा रहा है और 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों पर हमें ध्यान देना है, इनका भार निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड C यानी 12, ऑक्सीजन यानी यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुना 16, तो कितना निकलेगा? 44 निकलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम 40, कार्बन के लिए 12, 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुना 16। ये आप इसको समाधान कीजिए तो आपको 100 मिलेगा। अब सवाल के हिसाब से आप यहां से समीकरण से जो मिला वो लिखेंगे। समीकरण से क्या मिला? समीकरण से मिला कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर चाहिए तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। आवश्यकता 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो मतलब अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 44 ग्राम। ठीक है, अच्छा एक और बात जो मैं आपको पिछले सवालों में बताना भूल गया कि बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट को ये जो चीज़ है इसको लिखने में परेशानी होती है। उनको ये लगता है कि कैसे लिखे, मतलब क्या 44 ग्राम प्राप्त करने के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत है, या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिखे? कैसे लिखें? आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में जिस चीज़ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, जिस चीज़ पे सवाल खड़ा किया जा रहा है उसको आप दूसरे नंबर पे लिखिएगा। ठीक है, हालांकि ये तो थोड़ा सा सोचने पर ही आपके समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन जिनके लिए थोड़ा सा सोचकर इसको लिखने में परेशानी हो रही है, आप बस इतना ध्यान में रखिए कि जिस चीज़ के ऊपर सवाल है, यहाँ पे सवाल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, कितना चाहिए, उसको आप दूसरे नंबर पे रखिए। ठीक है, तो
कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो पता लगाना है, तो इसलिए उसको दूसरे नंबर पर रखा गया। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्राप्त करना है तो 44 से तो कम ही लगेगा। कितना कम? 44/100 ग्राम। हमें 1 ग्राम प्राप्त नहीं करना है, हमें 300 ग्राम प्राप्त करना है। तो 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 2 ग्राम के लिए दुगना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता, 3 ग्राम के लिए 3 गुना, तो 300 ग्राम के लिए 300 गुना। ये कीजिए तो 40 का इसका आएगा आपको 132 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करने के लिए इस समीकरण में। ठीक है, तो ये हो गया। आपको सवाल कैसे बनाया जाता है ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसे आयन में टूटेगा। मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। हाइड्रोक्साइड पर एक ही माइनस रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ये 2। ठीक है, और इस हाइड्रोक्साइड में से एक ऑक्साइड इस पे जाके बैठा और हमें मिला कार्बोनेट। ठीक है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 3 ऑक्सीजन हुआ और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस थे और वो 2 माइनस यहाँ पे आ गए। तो ये और ये मिलके हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और क्योंकि हाइड्रोक्साइड 2 थे उसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया था, तो हमें बाकी का बचा हुआ ये जल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, और इस समीकरण में 2 चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड का भार निकाल लें 44, कैल्शियम कार्बोनेट का भार निकाल लें 100 ग्राम। ठीक है, सवाल किसके ऊपर पूछा जा रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उसको हमारे जो हमारा जो वाक्य है उसमें दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 ग्राम। तो 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, 44/100 गुना 300, हमें मिलेगा 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आंसर के रूप में। तो इसका मतलब अगर 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है इस समीकरण के हिसाब से, तो 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको लाना पड़ेगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, 5.35 ग्राम एमोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो कितना ग्राम एमोनिया गैस प्राप्त होता है। आपको यहां पर कहीं पे भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है इस सवाल में, तो आपको पता होना चाहिए कि एमोनियम क्लोराइड दिखता कैसा है। एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम और क्लोराइड का बना हुआ है, तो एमोनियम क्लोराइड दिखेगा ऐसा। इसकी प्रतिक्रिया हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का आयन, तो यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है, तो 2 प्लस के लिए 1 माइनस काफ़ी नहीं है, तो हमें 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड जुड़े हुए रहते हैं और ये प्रतिक्रिया होगी तो कितना ग्राम एमोनिया तैयार होगा वो सवाल में है। तो इसको इस तरफ जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको संतुलित करेंगे और इस तरफ बिना गए संतुलित करने का तरीका है हमारा दूसरा जो विधि है वो।
एमोनियम क्लोराइड देखिए आयन में कैसे टूटता है, यहाँ पे तो दिखाई ही है हमने। तो NH4 प्लस Cl माइनस, और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2। अब ध्यान दीजिए NH4 के पास एक ही प्लस है और हाइड्रोक्साइड के पास एक ही माइनस होता है, लेकिन 2 हाइड्रोक्साइड है। तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे 1 प्लस। तो इसका मतलब ये 2 माइनस और 1 प्लस तो नहीं मिल सकते हैं, 2 माइनस के साथ 2 प्लस मिलने चाहिए। तो 2 प्लस बनाने के लिए यहाँ पे 2 एमोनियम चाहिए, 2 एमोनियम चाहिए, तभी 2 एमोनियम मिलेगा जब 2 एमोनियम क्लोराइड होगा। और 2 एमोनियम क्लोराइड होगा तो इसका मतलब क्लोराइड के भी 2 आयन बनेंगे। बाकी का काम आसान है। देखिए ये जो कैल्शियम है, देखिए प्लस से माइनस की तरफ जाना है, याद कीजिए, ये आपके एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जाना है। तो Ca के साथ 2 Cl माइनस यानी कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब आगे 2 NH4 है और 2 OH माइनस है। तो यहाँ पे NH4 के पास एक प्लस था लेकिन 2 कुल मिला के है, और 2 कुल मिला के OH है और 1 माइनस। तो इसका मतलब NH4OH, और दोनों ही 2 हैं, तो इस तरह से तो हमें 2 NH4OH मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो NH4OH है ये भी एक अस्थाई यौगिक है, ये भी टूट जाता है कुछ देर में 2 चीजों में, एक है एमोनिया में और दूसरा है पानी में। ठीक है, तो एक NH4OH एक एमोनिया और एक पानी में, एक पानी के अणु में टूटेगा। तो अगर मेरे पास 2 NH4OH रहेगा तो मेरे पास 2 एमोनिया और 2 पानी के अणु मिलने चाहिए मुझे। तो वही यहाँ पे होगा, 2 पानी के अणु और 2 एमोनिया के अणु मिलेंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग इस समीकरण के आधार पर बाकी का सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा रफ वर्क हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि 2 चीज़ों पर ध्यान देना है हमेशा। मतलब सवाल पे क्या है, एमोनियम क्लोराइड इतने ग्राम का बोला जा रहा है और पूछा जा रहा है अमोनिया कितने ग्राम तैयार होगा। तो एमोनियम क्लोराइड की का भार निकालना पड़ेगा पहले। तो 2 बार एमोनियम क्लोराइड चाहिए। तो नाइट्रोजन कितना है 14, हाइड्रोजन कितना है 4 हाइड्रोजन है और हर एक का भार है 1, और क्लोरीन अंदर कितना है 35.5। ठीक है, तो ये आ गया 14 प्लस 4 प्लस 35.5। तो 35 प्लस 14 प्लस 4 यानी 18। इसको आप प्लस कीजिए, कितना आता है, ये आता है 53, और 35.5 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.5, 53.5, और ये पूरा का पूरा 2 से गुना हो रहा है ना, ये देखिए 2 से गुना हो रहा है। तो कितना आएगा, ये आएगा 107। ठीक है, करके देखिए, ये आएगा 107। इधर आइए, एमोनिया का 2 बार एमोनिया लिया गया है तो 2 बाहर लिख दीजिए। और एमोनिया नाइट्रोजन के लिए 14, और कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन का भार 1 होता है। अब 2 गुना 14 प्लस 3 कितना होता है 17, यानी 34। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सवाल एमोनिया पे पूछा गया है तो इसका मतलब एमोनिया को हमारे लाइन में दूसरे नंबर पे रखना पड़ेगा। और हम ये कहेंगे कि
107 ग्राम एमोनियम क्लोराइड की चाहिए। 107 ग्राम एमोनियम क्लोराइड से 34 ग्राम एमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है 5.35 ग्राम एमोनिया से कितना ग्राम एमोनिया प्राप्त होगा। तो करते हैं, हम लिखेंगे क्योंकि 107 ग्राम एमोनियम क्लोराइड से 107 ग्राम एमोनियम, ठीक है, 107 ग्राम एमोनियम क्लोराइड से प्राप्त एमोनिया 34 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड से प्राप्त एमोनिया कितना होना चाहिए? 34 बटा 107 ग्राम। 5.35 ग्राम एमोनियम क्लोराइड से प्राप्त एमोनिया 34 बटा 107 गुना 5.35। ठीक है, इसको देख के बिल्कुल भी घबराइए मत। देखिए, मैं इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो। देखिए, आपको दिया गया है 34 बटा 107 गुना 5.35। परेशानी है ये पॉइंट, इस पॉइंट की परेशानी को आप कैसे हटाएंगे? इस पॉइंट की परेशानी को आप ऐसे इस पॉइंट की परेशानी को आप ऐसे हटाएंगे। 535 बटा 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दो संख्या के पूर्व में ये पॉइंट है, तो इसलिए दो संख्या के लिए 2 शून्य, पॉइंट के लिए 1, आपने 535 बटा 100 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये और ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये और ये, इसको आप काट के देखिए। 107 535 को 5 बार में भाग देता है, और 5 100 को कितने बार में भाग देता है? 20 बार में भाग देता है। ठीक है, अब आगे ये 34 बटा 20 हो गया है, तो 34 को अगर मैं 34 और 20 को 2 बार में काटेंगे तो 10 मिलता है, 34 को 2 बार में काटेंगे तो 17 मिलता है। तो यानी 17 बटा 10 यानी 1.7 ग्राम क्या चाहिए? 1.7 ग्राम एमोनिया। तो आपके समझ में आ गया होगा, आंसर है 1.7 ग्राम। आइए देख लेते हैं। तो देखिए, NH4Cl NH4Cl के साथ प्रतिक्रिया किसकी हो रही है? NH4Cl के साथ प्रतिक्रिया हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो हमने कहा था कि NH4Cl NH4 प्लस Cl माइनस ऐसे टूट गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे टूट गया। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 माइनस है ना, कुल मिला के 2 माइनस है, तो यहाँ पे तो एक ही प्लस है, तो एक प्लस है, तो यहाँ पे इसको 2 प्लस करना है तो 2 एमोनियम की जरूरत है, और 2 एमोनियम तभी मिलेगा जब यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड खुद ही 2 होंगे, और एमोनियम क्लोराइड 2 हैं तो 2 क्लोराइड के आयन मिलेंगे। 2 क्लोराइड के आयन मिलेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। साथ ही साथ NH4OH मिलकर NH4OH बनते हैं, लेकिन फिर ये स्थायी नहीं रहता, ये एमोनिया और पानी में टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 NH4 और 2 OH है, तो इसका मतलब 2 एमोनिया 2 पानी होगा, तो इसका मतलब हमें ये पानी भी 2 मिला, एमोनिया भी 2 मिला, तो हमारे पास ये रफ की जगह को निकाल देते हैं। अब हमारे पास सवाल में आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ें हैं, एमोनियम क्लोराइड और एमोनिया, इन दोनों का भार निकाल लें तो भार में ये 107 आया, एमोनिया का भार आया 34। हमें पता है कि जिसके ऊपर सवाल कितना ग्राम एमोनिया, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, तो एमोनिया को हम लोग अपने लाइन में दूसरे स्थान
पे रखेंगे। तो 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त अमोनिया देखिए दूसरे स्थान पे आ गया, कितना होता है 34 ग्राम। तो उसी हिसाब से 5.35 ग्राम अमोनियम क्लोराइड प्राप्त करना है, तो 34/107 गुना 5.35, ठीक है। इसको आप करेंगे तो 1.7 ग्राम अमोनिया आएगा। ये हो गया हमारा 5वां सवाल। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, फेरस सल्फाइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से 17 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न करने के लिए कितने ग्राम फेरस सल्फाइड की आवश्यकता होगी? ठीक है, यह सवाल आपके लिए आसान कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सारे चिन्ह यहाँ पे लिख दिए गए हैं। हालांकि आपको अगर ठीक से पता है तो चिन्ह दे या शब्दों में लिखा रहे फेरस सल्फाइड सल्फ्यूरिक अम्ल, आपके लिए वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा आपके लिए काम आसान कर दिया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि फेरस सल्फाइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया, मतलब फेरस सल्फाइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया ये हो गई। तो इसके होने से 17 ग्राम H2S उत्पन्न करने के लिए कितना ग्राम FeS लगेगा? ठीक है, फेरस सल्फाइड लगेगा। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कर लेते हैं। तो देखिए हमारी दूसरी विधि में हम ये फेरस सल्फाइड को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये ऐसे टूटेगा सल्फाइड। क्यों? क्योंकि ये कौन से ग्रुप में है? छठे ग्रुप में है। छठे ग्रुप में है तो यहाँ पे सबसे बाहर की कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 माइनस आएगा। छोटा सा आपके लिए एक बता दिया, ठीक है। आपको डिटेल में जानना है रासायनिक गणना भाग 1, उसको अच्छे से देखिए, आपके समझ में आएगा यहाँ पे 2 माइनस क्यों आया है। और फेरस Fe2+, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है H2SO4 सल्फेट, हमें पता है सल्फेट का आयन ऐसा होता है, हाइड्रोजन का आयन ऐसा होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 हाइड्रोजन के आयन निकले। अब बाकी का काम आसान है। देखिए Fe के ऊपर 2 प्लस, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस, तो ये और ये तो बिना किसी परेशानी के फेरस सल्फेट बना लेंगे। और 2H प्लस और S2 नेगेटिव, मतलब ये हमारा हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। बहुत आसान समीकरण था, ठीक है। तो अगर हमें तोड़ना आता है तो ये आराम से सीधा सीधा जुड़ जाएगा। ये समीकरण संतुलित हो गया। रफ वर्क को मिटा देते हैं और हमारे सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। हमें किस किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि 17 ग्राम H2S चाहिए, 17 ग्राम H2S चाहिए, तो कितने ग्राम FeS की ज़रूरत पड़ेगी? क्वेश्चन किसके ऊपर है? FeS के ऊपर है। तो अब इन दोनों के भार को भी पता कर लेते हैं। तो Fe यानी लोहा कितना है? 56, और सल्फर कितना है? 32। हमें मिलेगा कितना? 88। इधर आइए, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे निकालें? 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के लिए 1 आता है, उसका भार 1 है, और सल्फर कितना है? 32। कुल मिला के हमें कितना मिला? 34, ठीक है। क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है? फेरस सल्फाइड के ऊपर। तो हमारे वाक्य में फेरस सल्फाइड दूसरे नंबर पे आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 34 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेरस सल्फाइड 88 ग्राम, 88 ग्राम। तो हम लिखेंगे 34 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त करने के लिए
आवश्यक फेरस सल्फाइड कितना 88 ग्राम। तो 1 ग्राम H2S प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेरस सल्फाइड 88 ग्राम से तो कम ही होगा। अगर 2 ग्राम H2S प्राप्त करना होता तो FeS इसका दुगना होता। 3 ग्राम H2S प्राप्त करना होता तो FeS इसका 3 गुना होता। हमें प्राप्त करना है 17 ग्राम H2S, तो FeS इसका 17 गुना होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए 17 इससे 2 बार में कटता है और ये 2 88 को 44 बार में काटेगा, तो ये 44 ग्राम FeS हमारा आंसर हो गया। आइए देख लेते हैं FeS, ठीक है, इसकी मतलब फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया मैं आपको फिर से बता दूं, और ये एक ही कारण है बार बार एक ही चीज़ को आपको दिखाने का, ताकि आपके दिमाग में ये प्रैक्टिस यहीं पे क्लास देखते देखते ही जितना हो सके मैं करा दूं। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट, ये आ गया फेरस सल्फेट और H2S, ये आ गया H2S। तो हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, H2S और FeS, ठीक है, फेरस सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों का भार निकाल लें तो ये आ गया 88, इसका भार निकालेंगे ये आ गया 34। ठीक है, क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके ऊपर, तो इसको मुझे दूसरे नंबर पर रखना होगा अपने लाइन में। तो हम बोलेंगे कि 34 ग्राम H2S उत्पन्न करने के लिए आवश्यक FeS कितना है? 88 ग्राम। तो हमें पूछा जा रहा है कि 17 ग्राम H2S उत्पन्न करने के लिए आवश्यक FeS कितना होगा? 88 बटा 34 गुना 17, तो वो आएगा 44 ग्राम FeS। तो ये हमारा छठा सवाल भी हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। आइए, अगला सवाल है, लाल गर्म लोहे के ऊपर से जल वाष्प प्रवाहित करके 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए कितने ग्राम लोहा तथा जल वाष्प की आवश्यकता होगी? ठीक है, सबसे पहले तो आप इस सवाल को धीरे धीरे पढ़कर आप यहां से समीकरण क्या होगा वो निकालने की कोशिश कीजिए। पहले ही कितना ग्राम क्या होगा उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है लाल गर्म लोहे के ऊपर से क्या प्रवाहित किया गया है? जल वाष्प। तो इसका मतलब लोहे के ऊपर से जल वाष्प यानी पानी गया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको रासायनिक गणना भाग 1 में आपको बताया था कि लोहा और पानी एक साथ रखेंगे जंग लगेगा, ये सबको पता है। जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि लोहे के 2 तरह के आयन होते हैं, एक है फेरस और एक है फेरिक। और जंग मतलब कुछ नहीं, लोहे का ऑक्सीकरण होता है। लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो यौगिक बनाता है उसी को हम लोग जंग कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, लोहे के आयन ऑक्साइड आयन के साथ मिलेंगे और जंग तैयार होगा, और ये दोनों तरह के आयन ही ऑक्साइड के साथ मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको और इसको मिलाएं,
Fe2 प्लस और O2 माइनस, मतलब ये सीधा सीधा मिलके FeO, और इसको हम लोग बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। ये फेरस है, ये ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया एक पहला। उसके बाद Fe3 प्लस और O2 माइनस, इन दोनों को मिलाना है। मैंने आपको क्या सिखाया था, ऐसे समीकरण, ऐसे आयनों को मिलाने के लिए बहुत आसान काम है। इसके सर के ऊपर का यहाँ पर, इसके पैर पर, और इसके सर के ऊपर का इसके पैर पर आप लिखिए, आपके लिए जो यौगिक है वो बन जाएगा। और ये नाम क्या होगा इसका, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, और पानी या जल वाष्प में जब लोहा मिलेगा तो ये दोनों ही तैयार होंगे, ये भी तैयार होगा, ये भी तैयार होगा। ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन है ये लोहे के साथ जुड़ जाएगा, तो फेरस ऑक्साइड भी तैयार होगा और फेरिक ऑक्साइड भी तैयार होगा। और पूरा का पूरा ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया है, तो पीछे पड़ा क्या रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन पड़ा रहेगा। इसका पूरा ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो सिर्फ हाइड्रोजन बेचारा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको ही मैं थोड़ा सा ठीक से अगर लिखूं, इस पूरे समीकरण को अगर मैं इसके नीचे में बैठा हूं, तो देखिए हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए ये पूरा का पूरा जो चीज है, FeO भी बना, डॉट Fe2O3, यहाँ पे ये डॉट लगाया गया है क्योंकि ये दो यौगिक साथ ही साथ बने हैं। तो इसको मैं एक साथ इकट्ठा लिखना चाहूं तो कुल मिला के कितना लोहा होगा, 3 लोहा होगा, Fe3। और कुल मिला के कितने ऑक्सीजन होंगे, 4 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन तैयार हो गया। अब इसको संतुलित करें, बहुत आसान है। देखिए, तो संतुलित करने के लिए क्या करना है, हमें द्विपरमाणविक अणुओं को जोड़ संख्या में लेके जाना है। तो सबसे पहले लोहा तो धातु है, अकेला अपना परमाणु वो पड़ा रहेगा। हाइड्रोजन द्विपरमाणविक है और वो 2 है। ऑक्सीजन द्विपरमाणविक होते हुए भी यहाँ पे सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन है। एक बार इधर नजर डाल दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है। मैं 2 बैठाऊंगा तो इस साइड के साथ मिलेगा नहीं ऑक्सीजन की संख्या। कितने ऑक्सीजन, इसको जोड़ संख्या में करने के लिए 2 नहीं बैठाएं, अगर 4 बैठा दे तो एक बार में ही इधर के साथ इधर की संख्या मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 4 बैठाएं ताकि ये जोड़ संख्या में भी चला जाए और इधर के शायद इधर क्रिया कारक और क्रियाफल दोनों तरफ ये ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। इधर लोहा 3 है तो इधर भी लोहे को 3 कर देते हैं। अब आगे देखिए, जैसे ही यहाँ पे 4 बैठाया गया था, हाइड्रोजन कितने हो गए थे, हाइड्रोजन 8 हो गए थे, यानी 4 अगर हम यहाँ पे बैठा दें तो इधर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा इस तरफ की तरफ। तो ये हमारा जो समीकरण है ये बन गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बाप रे इतना सब कुछ करना पड़ा। इतना सब कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे घटनाएं क्या घट रही है। ये तो आपके दिमाग की बात है, दिमाग में ये सब चल जाएगा, ये सब दिमाग में बन जाएगा, आप डायरेक्ट ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखिए कि ये 7वां सवाल है और ये कठिन सवाल थोड़ा सा माना जाएगा इसको, तो इसलिए यहाँ पे कम से कम इतना ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए कि हमें ये समीकरण मिल गया, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ साफ कर दूं ताकि हमें अपने सवाल बनाने की जगह मिल जाए। तो हमें समीकरण मिल गया है। अब समीकरण में अब हम लोग क्या क्या पूछा गया है उस पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे फिर से 2 चीजें पूछी गई है, कितना ग्राम लोहा, इस पर सवाल है, तथा जल वाष्प की आवश्यकता होगी। मतलब लोहे के बारे में भी पूछा जा रहा है, लोहे के बारे में भी सवाल उठाया जा रहा है और जल वाष्प के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि लाल गर्म लोहे के ऊपर से जल वाष्प भेजा जाए तो 10 ग्राम हाइड्रोजन तैयार होगा।
आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम लोहा, कितना ग्राम जल वाष्प की आवश्यकता होगी। तो दो सवाल है यहाँ पे। सबसे पहले तो कितना ग्राम लोहा है वो निकाल लेते हैं। तो मतलब कितना ग्राम लोहा है वो निकाल लेते हैं, तो मतलब हमारे सवाल को छोटा कर लेते हैं कि हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर मुझे 10 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़े तो कितने ग्राम लोहे की ज़रूरत, 10 ग्राम हाइड्रोजन को बनाना हो तो कितना ग्राम लोहा हमें चाहिए। तो अब सवाल छोटा हो गया, आपके लिए आसान हो गया। तो इसका मतलब अब पहले तो मैं लोहे का भार निकालूंगा। तो 3 × 56, देखिए 3 × 56 कितना होता है, 168 होगा। ठीक है, 168। और इधर हाइड्रोजन का भार निकालूं तो कितना होगा, 4 × 2 × 1, है ना, यानी 8 ग्राम। ठीक है, तो 8 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे, सवाल किसके ऊपर है, लोहे के ऊपर है। तो हम क्या कहेंगे कि 8 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक लोहा कितना है, 168 ग्राम। लेकिन हमें कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक लोहा, 10 ग्राम से पहले 1 ग्राम का निकालने का हमारा जो तरीका है वो कर लेते हैं। हालांकि आपको तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि 8 ग्राम के लिए 168 ग्राम लोहा चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए 168 से तो कम ही चाहिए, इतना ग्राम लोहा चाहिए। और हमें 10 ग्राम निकालना है तो इसका 10 गुना करना पड़ेगा। आवश्यक लोहा कितना, 168/8 × 10। ठीक है, तो ये ऐसे कट के ये 21 होता है और हमें आंसर मिलेगा 210 ग्राम लोहा। ठीक है, तो लोहे का उत्तर मिल गया। हमें कितने लोहे की ज़रूरत है, कितने ग्राम लोहे की ज़रूरत है, 210 ग्राम लोहे की ज़रूरत है। अब बचा है जल वाष्प का निकालना। तो जल वाष्प को निकालने के लिए फिर से ये जगह मैं साफ कर दूं। ठीक है, तो जल वाष्प के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल वाष्प के लिए अब हमें जल का भार निकाल लेना पड़ेगा और उसके साथ हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन कितने जल वाष्प में बनेगा वो निकाल लेना पड़ेगा। तो हमें लोहे के ऊपर अब सवाल नहीं उठाना है क्योंकि उसका तो जवाब मिल चुका है और हम लोग अब काम करेंगे जल वाष्प के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जल वाष्प का भार निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने अणु हैं, 4 अणु हैं और ब्रैकेट के अंदर अब इसको निकालना है। तो ये 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का भार 1 है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 16 होता है और हमें कितना मिलेगा, ये 36 मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सवाल किसके ऊपर है, जल वाष्प के ऊपर। तो जल वाष्प को दूसरे नंबर पे रखेंगे, हाइड्रोजन को पहले नंबर पे। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प कितना होगा, 36 ग्राम। समीकरण यही दिखा रहा है। हमें क्या चाहिए, पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प, 8 ग्राम के लिए 36 ग्राम जल वाष्प चाहिए होता है। 1 ग्राम के लिए 36 से तो कम ही चाहिए, 36/8 ग्राम चाहिए। और 10 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करना है
तो इसका 10 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। सॉरी, ये यहाँ पे 36 नहीं होगा, ये होगा 72। ये 72 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से 36 कर दिया मैंने। तो ये प्रमाणित करता है कि गलतियाँ हर किसी से होती है। ठीक है, इसलिए आप भी ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका तो गलतियाँ हो सकती है किसी से भी। तो देखिए यहाँ पर ये 8 72 को 9 बार में काटता है, तो ये 9 गुना 10 यानी ये हो गया 90 ग्राम जल वाष्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इस तरह से ये सवाल भी बन गया, और ये सवाल कठिन सवालों में से गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो दो तरह के सवाल पूछे गए थे। ठीक है, और ऊपर से ये समीकरण भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, तो ये इस तरह से मिलेगा और हमें यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 आयरन है, 3 लोहा है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 बैठा दिया। 4 ऑक्सीजन है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करना है तो 4 बैठा दिए। और हाइड्रोजन कुल मिला के संख्या में है 8, तो यहाँ पे भी 4 हो गया। लोहे के ऊपर सबसे पहले हमें सवाल देखना है, तो लोहे के ऊपर भी देख लिया, और साथ ही साथ जलवाष्प के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया है, तो जलवाष्प का भी वज़न देख लिया। तो लोहा 168, जलवाष्प 72, और यहाँ पर क्या मिल रहा था हमें, यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में दिया गया था, तो हाइड्रोजन का भार भी निकाल लिया 8। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिर्फ लोहा और सिर्फ हाइड्रोजन इन दोनों को देखेंगे। तो हम लोग, क्योंकि लोहे के ऊपर सवाल है, तो लोहे को दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो हम कहेंगे क्या, क्योंकि 8 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए 168 ग्राम लोहे की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए 168/8 गुना 10 यानी कितना होगा, यानी 210 ग्राम लोहा इसकी आवश्यकता होगी। यह हो गया हमारा पहला सवाल कि लोहा कितना चाहिए। अब जलवाष्प कितना चाहिए वो पता लगाना है। तो फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सवाल खड़ा किया गया है जल के ऊपर, जलवाष्प के ऊपर, तो इसको दूसरे नंबर पे रखना है। तो हम कहेंगे क्योंकि 8 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए 72 ग्राम जलवाष्प चाहिए। देखिए 8 ग्राम हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक जलवाष्प 72 चाहिए, तो हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए जो जल वाष्प चाहिए वो है 72/8 गुना 10, इसका मतलब 90 ग्राम जल वाष्प। तो इस तरह से रासायनिक समीकरणों के उपयोग से भार संबंधी गणना हम लोग कर सकते हैं। मैंने आपको 7 सवाल बना के दिखाए हैं, आशा करता हूँ आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जाए, अगर आप का 21 जो कुल मिला के समीकरण मैंने आपको समझाए हैं, करके बताए हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इन सवालों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहीं पर ये पाठ पूरा का पूरा समाप्त होता है, हमारा रासायनिक गणना समाप्त होता है। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।